सेकंड टाइप देखो, सेकंड टाइप है, बहुत इजी है। अब इजी टाइप ही करा रही हूँ बच्चे, एक थोड़ी टफ होगी ना, सेकंड थोड़ी इजी करते हैं। पोजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। क्या है पोजेसिव? पोजेसिव प्रोनाउन का हिंदी में मीनिंग क्या है? अधिकारवाचक सर्वनाम। क्या है? अधिकारवाचक सर्वनाम, ठीक है। पोजेसिव प्रोनाउन का हिंदी में मीनिंग है अधिकारवाचक। क्या मतलब है इसका? जैसे मैंने बोला यह मेरा पेन है, कौन सा वर्ड आया अधिकार के लिए? मेरा। वह तुम्हारा घर है, तुम्हारा। यह हमारा घर है, हमारा, ठीक है। तो अधिकार के लिए मेरा, हमारा, तुम्हारा यही वर्ड आते हैं। यानी पोजेसिव प्रोनाउन की बात करें तो देखो, माइन है, आवर्स है, टेबल में क्या था ना, योर्स है, हिज है, हर्स है, दियर्स है, ठीक है। ये हमारे क्या है? पोजेसिव प्रोनाउन है। अब कहीं पे भी इनके नीचे अंडरलाइन हो तो हम अच्छे से बता सकते हैं पॉजिटिव केस है। मैंने लिखा दिस पेन इज योर्स, यदि मैं ये लिखूं दिस पेन इज योर्स, योर्स के नीचे अंडरलाइन, आपसे पूछ लिया अभी बताओ योर्स क्या है। अब देखो मैं आपको हिंदी क्यों बता रही हूँ, देखो योर्स क्या है? तुम्हारा। यदि मेरे को ये पता नहीं भी पोजेसिव का मतलब अधिकार है और ये तुम्हारा अधिकार में ही आएगा तो मैं डायरेक्ट बता सकती हूँ भी योर्स क्या है? पोजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है। तो यहाँ पे योर्स क्या रहेगा? पोजेसिव। तो हमें याद रखने हैं कौन कौन से वर्ड हैं? माइन, अवर्स, योर्स, हिज, हर्स और इट्स। क्लियर? अब देखो ध्यान से देखना एक चीज, मैंने लिखा आवर्स। यदि मैं आवर्स की बात करूं तो आवर्स का रियल मीनिंग क्या है? आवर्स का रियल मीनिंग है भाई आवर के साथ कोई ना कोई नाउन जुड़ी है। आवर्स का रियल मीनिंग क्या है? आवर्स के साथ कोई, आवर के साथ कोई ना कोई नाउन जुड़ी है। भाई अधिकार के लिए कोई ना कोई चीज तो मेरे को चाहिएगी। यदि मैं ये बोल दूं मेरा, तो मेरा क्या है? पेपर है, पेन है, पेंसिल है, गाय है, भैंस है, कुछ तो है। यानी यहाँ पे यो आवर्स का रियल मीनिंग क्या है कि भाई आवर के साथ कोई ना कोई नाउन जुड़ी है। ऐसे ही योर्स का मीनिंग क्या है? भाई यूअर के साथ कोई ना कोई नाउन जुड़ी है। ऐसे ही मैंने लिखा माइन, माइन का रियल मीनिंग क्या है? माइन भी माई के साथ कोई ना कोई नाउन जुड़ी है, ठीक है। यदि जिन बच्चों को ये चीज़ अच्छे से पता चल गई ना ये वाली, तो कॉमन एरर में कुछ भी नहीं है। अब बुक्स में घुमा फिरा के 6-7 रूल बना रखे हैं बच्चे, ठीक है। तो हमें वो 6-7 रूल की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ क्या करेंगे, आवर्स का रियल मीनिंग आवर के साथ नाउन, योर्स का यूअर के साथ नाउन, माइन का माई के। एक बार ये स्ट्रक्चर याद रखेंगे। यदि आपको ये अच्छे से समझ आए हैं ना, तो अब देखो मैं 4-5 सेंटेंस लिख रही हूँ, हम देखते हैं आप ठीक कर पाएंगे या नहीं। साथ साथ आप ध्यान से देखना, फिर खुद जज करना आपने ठीक किए हैं या गलत किए हैं, ठीक है। देखो मैंने लिखा देखो अवर्स स्कूल इज अ न्यू स्कूल। अवर्स स्कूल इज अ न्यू स्कूल, ठीक है। जैसे यू हैव लॉस्ट माई बुक्स as well as your। Save your time and my too, ठीक है। बहुत इजी है बच्चे, ये देखो कैसे इजी है।
अब हम देखेंगे 3 सेंटेंस है, 3 में क्या गड़बड़ है। स्ट्रक्चर इसका याद रखेंगे आप। आवर्स का मतलब आवर के साथ नाउन, योर्स का मतलब योर के साथ नाउन, और माइन का मतलब माई के साथ नाउन। ठीक है, अब यहाँ पे है आवर्स इज अ न्यू स्कूल। अब एक बात देखो बच्चे, एक बार मैं सिर्फ इसको ले रही हूं आवर्स। मैंने देखा आवर्स का मीनिंग है आवर के साथ कोई नाउन। यदि मैं इंडिविजुअल आवर्स की बात करूं तो यहाँ पे आवर, और किसकी बात है इस सेंटेंस में? स्कूल की। अब देखो बच्चे, यदि आवर्स का मतलब ही आवर स्कूल है तो क्या दोबारा स्कूल लगाने की जरूरत पड़ेगी? भाई आवर स्कूल, स्कूल 2 बार स्कूल का यूज नहीं होगा। ठीक है, तो आवर्स इज अ न्यू स्कूल, इतना ठीक है। या फिर कई बच्चे क्या करते हैं, मैडम है ना, यहाँ पे आवर्स का एस काट दो। ठीक है, यदि हम इसका एस काट भी दे तो आवर स्कूल, आवर स्कूल, दोबारा फिर आवर्स लिखना पड़ेगा। इससे बेटर है कि बच्चे हम किसको काट दे? स्कूल को ही काट दे। दोनों ही ठीक है, आवर स्कूल इज अ न्यू स्कूल ये भी ठीक है, लेकिन आवर्स स्कूल ये गलत है, क्योंकि अकेले आवर्स का मतलब ही आवर स्कूल है तो दोबारा स्कूल की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब बुक्स में रूल क्या है कि भी कभी भी पोजेसिव प्रोनाउन का यूज नाउन से पहले नहीं होता। अब इतना लंबा चौड़ा करने की बजाय हम ये स्ट्रक्चर समझ लेते हैं तो उससे हमें पता ही चल जाएगा। भाई डायरेक्ट यहाँ पे स्कूल को काट देंगे, आवर्स इज अ न्यू स्कूल। अब अगला सेंटेंस क्या है? यू हैव लॉस्ट माई बुक्स एज वेल एज योर। अब देखो क्या है, यू हैव लॉस्ट माई बुक्स, भाई तुमने मेरी किताबें गुम कर दी, एज वेल एज साथ ही साथ तुम्हारी क्या किताबें। यदि मैं अकेला तुम्हारी बोलूं तो सेंटेंस पूरा ही नहीं है बच्चे। यहाँ पे मेरे को क्या लिखना पड़ेगा? भाई तुम्हारी किताबों की बात हो रही है, योर बुक्स। ठीक है, अब मैंने देखा योर प्लस नाउन की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ? योर्स लिख सकती हूँ, यानी यूअर की बजाय क्या आएगा? योर्स आएगा। ठीक है, यूअर की बजाय क्या लिखेंगे? योर्स लिखेंगे कि भाई यू हैव लॉस्ट माई बुक्स, तुमने मेरी किताबें गुम कर दी, एज वेल एज साथ ही साथ योर क्या किताबें, यानी योर्स। अब देखो यदि मुझे इसका मीनिंग क्लियर है कि भाई यूअर अकेला नहीं आ सकता, तुम्हारी किताबें चाहिए, यूअर नाउन की जगह योर्स आ जाएगा, तो मेरे को रूल फॉलो करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मेरे को तो बस ये स्ट्रक्चर से ही पता चल गया। अब यहाँ पे 2 रूल कवर हो गए, लेकिन क्या यहाँ पे रूल की जरूरत थी? मैंने डायरेक्ट आपको बता दिया। ठीक है, जैसे नेक्स्ट देखो, सेव योर टाइम एंड माई टू। सेव योर टाइम, अपना टाइम बचाओ, एंड माई मेरा क्या टाइम। भाई यहाँ पे माई टाइम होना चाहिए था, है ना, और माई टाइम दोनों की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ? माइन लिख सकती हूँ, यानी माई की बजाय क्या आएगा? माइन आएगा। गॉट माई पॉइंट? क्या बोला मैंने? सेव योर टाइम एंड माइन टू, माई टू नहीं माइन टू। क्लियर? अब देखो कितना इजी है बच्चे, 3 रूल कवर कर गया आपा इसमें। अब देखो जैसे एक और एग्जांपल ले लो, मैंने लिखा आई प्रेफर योर हेल्प टू हर। अब इस सेंटेंस में बताओ क्या गड़बड़ है? आई प्रेफर योर हेल्प टू हर। आई प्रेफर, मैं प्रेफर करता हूं तुम्हारी सहायता उसकी बजाय, उसकी बजाय थोड़े, उसकी सहायता की बजाय, यानी हर हेल्प होना चाहिए था। तो यहाँ पे हर हेल्प की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ? हर्ष। दोनों का हर प्लस नाउन की जगह क्या लिख सकते हैं? हर्ष। तो यहाँ पे आई प्रेफर योर हेल्प टू हर्ष, न कि हर। ठीक है, समझ आया बात? तो देखो बच्चे सीधी सी बात है। अब किताबों में क्या है भाई, जो पोजेसिव प्रोनाउन का यूज है वो प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। अब इतना मत्थापच्ची करने की जरूरत ही नहीं है, मैंने थोड़ा मीनिंग क्लियर कर लिया। वैसे 2 प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, तो यहाँ पे पोजेसिव प्रोनाउन का यूज ऑब्जेक्टिव
प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में होता है, या ऐसे कर लो, आपकी मर्जी है, या फिर मैंने जो छोटा सा तरीका बताया है उसको अडॉप्ट कर लो, पूरा पोजेसिव प्रोनाउन ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, तो कर लेंगे। अब नेक्स्ट देखो बच्चे, कुछ वर्ड्स हैं जिसके साथ हम कभी भी डायरेक्ट पोजेसिव केस का यूज नहीं करते। ठीक है, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिसके साथ पोजेसिव केस का यूज नहीं होता। यहाँ पे पोजेसिव केस का मतलब है, पोजेसिव एडजेक्टिव और प्रोनाउन दोनों ही नहीं आएंगे, पोजेसिव केस का यूज नहीं होगा। ठीक है, अब वो वर्ड कौन कौन से हैं देखो, जैसे मैं लिखूंगी ना बच्चे वैसे ही लिखेंगे, आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, जैसे सप्रेशन, साइट, लीव, एक्सक्यूज, मेंशन, रिपोर्ट, पार्डन, फेवर। ठीक है, ये 8 वर्ड है, बहुत इजी है। देखो कैसे, सेपरेशन जुदाई, साइट दृश्य, तो देखना मिलना भी छुड़ना हो गया। ठीक है, एक्सक्यूज बहाना बना के लीव, छुट्टी ले ली तो लीव एक्सक्यूज। भाई रिपोर्ट को मेंशन करो, रिपोर्ट मेंशन। यहाँ पे भाई पार्डन माफ करना, फेवर पक्ष लेके पार्डन माफी, तो पक्ष लेके उसको माफ कर दिया उसका, तो पार्डन फेवर। दोबारा देखो कौन कौन से वर्ड याद हो गए होंगे, सेपरेशन, साइट, एक्सक्यूज करके लीव ले, मेंशन करके रिपोर्ट को मेंशन करो, और उसका फेवर करके पार्डन माफी दे दी। ठीक है, अब देखो कैसे आएगा पेपर में, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चे। देखो मैंने लिखा योर सेपरेशन इज पेनफुल टू मी। क्या लिखा मैंने, योर सेपरेशन इज पेनफुल टू मी। अब देखा मैंने सेपरेशन आ गया, और सेपरेशन के साथ मैंने पोजेसिव केस का यूज कर दिया। पोजेसिव केस का मतलब है, आप उस टेबल में देखना, पोजेसिव प्रोनाउन और एडजेक्टिव में दोनों की बात कर रही हूँ, तो इसके साथ हम डायरेक्ट इसका यूज नहीं करेंगे, यानी सेंटेंस में ये गड़बड़ है। ऐसे आएगा पेपर में, इसको ए मान लेंगे, इसको बी, इसको सी, डी में नो एरर। फिर मैंने देखा ए में गड़बड़ है तो ए कर देंगे। इसको मैं ठीक कैसे करूँगी, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, सेपरेशन फ्रॉम यू इज पेनफुल टू मी। मैं डायरेक्ट इसके साथ पोजेसिव केस का यूज नहीं कर सकती। ठीक है, यानी योर सेपरेशन की बजाय क्या लिखेंगे, सेपरेशन फ्रॉम यू। क्लियर, गॉट माई पॉइंट। अब नेक्स्ट देखो बच्चे, तो हम 2 प्रोनाउन डिस्कस कर चुके, दोनों समझ आए होंगे। अब तीसरे का नंबर है, देखो तीसरा क्या है, थर्ड का है अपना डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। थर्ड क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, देखो बच्चे बहुत इजी है, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ बच्चे, हिंदी में मीनिंग पता होना चाहिए प्रोनाउन के टॉपिक में, ताकि हम अच्छे से उसको रिलेट कर पाएँ। ठीक है, अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का हिंदी में मीनिंग क्या है, देखो DEMO, डेमो। जब हम ऑफलाइन एडमिशन लेते हैं या फिर ऑनलाइन भी, तो हम क्या करते हैं, डेमो लेते हैं, है ना। क्या समझते हो डेमो से,
कि भाई टीचर कैसा टीच कर रहा है, धीरे बोल रहा है, तेज बोल रहा है, भाई आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। मतलब क्या है भाई, आपको संकेत मिलेगा कि आप हमारे साथ जुड़ोगे या नहीं जुड़ोगे। इसी को डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमो संकेत, यानी हिंदी में इसका मीनिंग होगा संकेतवाचक। क्या मीनिंग होगा बच्चे? संकेतवाचक। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव का हिंदी में मीनिंग क्या है? संकेतवाचक। मैंने बोला यह मार्कर है, तो संकेत के लिए कौन सा वर्ड आया? यह। मैंने बोला ये ट्यूबलाइट है, तो संकेत के लिए क्या आया? ये। यानी हम संकेत के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? यह, वह, ये, वे। यानी दिस, दैट, दीज, दोज। संकेत के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? दिस, दैट, दीज, दोज। ठीक है, अब देखो दिस का मतलब क्या है। अब ये मत बोल देना बच्चे दिस का मतलब यह है, वैसे यह होता है, लेकिन वैसे मतलब क्या दिस का? दिस का मीनिंग है पास की एक वस्तु। अब ये मार्कर मेरे पास है, तो मैं क्या बोलूंगी? दिस इज अ मार्कर। ठीक है, यानी दिस का मतलब है पास की एक वस्तु। ठीक है, दैट का मतलब क्या है? दूर की एक वस्तु। अब ये मार्कर इतना दूर है मेरे से, तो मैं क्या बोलूंगी? दैट इज अ मार्कर, दूर की एक वस्तु। ऐसे ही दीज का मतलब क्या है? पास की ज्यादा वस्तुएं। और दोज का मतलब क्या है? दूर की ज्यादा वस्तुएं। ये तो मैंने आपको हिंदी में मीनिंग क्लियर किए इनके। अब हम क्या याद रखेंगे? अब हमारे वाली चीज ध्यान से देखो, दिस, दैट, दिस, दोज। इसमें हमें याद रखना है बच्चे, जो ये दिस है और दैट है, ये होते हैं सिंगुलर, एक वचन। और दीज और दोज क्या होंगे? प्लूरल। हम तो ये याद रखेंगे। क्या? दिस और दैट क्या होगा? सिंगुलर। दीज और दोज क्या होगा बच्चे? प्लूरल। ठीक है, अब देखो यदि हमें इनके मीनिंग पता है तो मैं 3 सेंटेंस लिख रही हूं, एरर ढूंढ के दिखाओ। ठीक है, मतलब साथ साथ करना, आपको पता चल जाएगा क्या है। देखो मैंने लिखा द क्लाइमेट ऑफ पुणे। जब अपना प्रोनाउन का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, फिर 100 के करीब एक्सरसाइज हैं, क्वेश्चंस हैं, उनको आप करना। आप अच्छे से कर जाओगे, और यदि वो कर लिए तो कोई भी दुनिया की ताकत प्रोनाउन का कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसको अटेम्प्ट करने से नहीं रोक सकते। आप ठीक ही करके आएंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। द क्लाइमेट ऑफ पुणे इज बेटर देन मुंबई। क्या है? द क्लाइमेट ऑफ पुणे इज बेटर देन मुंबई। क्या ये सेंटेंस ठीक है या फिर ये ठीक है? द क्लाइमेट ऑफ पुणे इज बेटर देन the climate of Pune is better than the climate of Mumbai। और एक ये सेंटेंस है, the streets of Hisar are wider than that of हांसी। ठीक है, ये 3 सेंटेंस लिखे बच्चे मैंने।
ध्यान देंगे। पहला है द क्लाइमेट ऑफ पुणे इज बेटर देन मुंबई। क्लाइमेट मैंने जलवायु, भाई जो पुणे की जलवायु है इज बेटर देन, वो अच्छी है, किससे? मुंबई से। कंपैरिजन दो शहरों के बीच नहीं है, कंपैरिजन दो शहरों के क्लाइमेट के बीच है। भी क्या है, जो क्लाइमेट है पुणे का वो किससे अच्छा है? मुंबई के क्लाइमेट से। यानी फर्स्ट सेंटेंस का तो मीनिंग ही नहीं क्लियर हुआ, गलत हो गया। अब सेकंड पे आ जाऊं, द क्लाइमेट ऑफ पुणे, क्या ये सेंटेंस ठीक है? अब चेक करेंगे। द क्लाइमेट ऑफ पुणे, जो पुणे की जलवायु है वो बेटर है किससे? द क्लाइमेट ऑफ मुंबई, मुंबई की जलवायु से। ये ठीक है, लेकिन एक बात बताओ बच्चे, हम प्रोनाउन का टॉपिक कर रहे हैं, क्या मतलब है प्रोनाउन का? कि बार बार नाउन रिपीट ना हो। नाउन के रिपीटिशन से बचने के लिए मैं प्रोनाउन यूज करती हूँ। अब यहाँ पे है क्लाइमेट ऑफ पुणे, पुणे की जलवायु अच्छी है, द क्लाइमेट ऑफ, है ना। अब देखो क्लाइमेट क्या है? सिंगुलर है, अनकाउंटेबल है ना, सिंगुलर है। अब यदि सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर नाउन के रिपीटिशन से बचने के लिए दैट का यूज होगा। अब दोबारा क्लाइमेट रखने की बजाय मैं क्या लिखूंगी? दैट, यानी द क्लाइमेट ऑफ पुणे इज बेटर देन दैट ऑफ मुंबई। यानी रूल क्या हुआ? अब ध्यान से देखेंगे, यदि सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर नाउन के रिपीटिशन से बचने के लिए क्या यूज करेंगे? दैट, दैट ऑफ, ठीक है। और यदि प्लूरल नाउन है तो प्लूरल नाउन के रिपीटिशन से बचने के लिए क्या यूज करते हैं? दोज ऑफ। अब एक रूल याद रखना पड़ेगा, क्या? सिंगुलर नाउन के रिपीटिशन से बचने के लिए दैट ऑफ आएगा, प्लूरल नाउन के रिपीटिशन से बचने के लिए दोज ऑफ आएगा। अब यहाँ पे क्लाइमेट सिंगुलर था तो दैट लगा दिया। अब नेक्स्ट सेंटेंस बताओ ठीक है या गलत है? द स्ट्रेट्स ऑफ हिसार आर वाइडर देन दैट ऑफ हांसी। अब मैंने देखा स्ट्रीट्स क्या है? प्लूरल है, और प्लूरल नाउन के रिपीटिशन से बचने के लिए दैट तो नहीं आएगा, दैट तो सिंगुलर के लिए आता है, तो यहाँ पे क्या आएगा? दोज आएगा। कि भाई प्लूरल नाउन के रिपीटिशन से बचने के लिए किसका यूज होगा? दोज का। गोट माई पॉइंट, ठीक है। तो एक रूल याद करेंगे अपन, सिंगुलर नाउन के रिपीटिशन से बचने के लिए दैट ऑफ, प्लूरल नाउन के रिपीटिशन से बचने के लिए दोज ऑफ, ठीक है। अब ये चीज़ क्लियर है, तो दो सेंटेंस हो रहे हैं बच्चे, जल्दी से देखो क्या गलती है उनमें। पहला सेंटेंस मैं ठीक लिखूंगी, दूसरा गलत लिखूंगी, ठीक है। पहले को देख के हम ये बताएंगे भी दूसरे में क्या गड़बड़ है। जैसे मैंने लिखा दिस इज a new book but that is old one, ठीक है। एक लिखा मैंने these are new books but those are ओल्ड वन, ठीक है बच्चों। दो सेंटेंस हैं, दिस इज अ न्यू बुक बट दैट इज ओल्ड वन। ये क्वेश्चन पूछा गया बच्चे, दीज आर न्यू बुक बट दोज आर ओल्ड वन, ठीक है। अब मैं बता रही हूँ आपको भी पहला ठीक है, यहाँ पे तो मैं बता रही हूँ दो एग्जाम्पल लिख दी, लेकिन पेपर में एक ही आता है बच्चे, ठीक है। तो देखो दिस इज अ न्यू बुक, दिस सिंगुलर है, दैट सिंगुलर है, वन सिंगुलर है। ये वन क्यों आया है यहाँ पे? ये वन बुक को रिप्लेस कर रहा है। भाई एक बुक थी तो यहाँ पे क्या लगा दिया? वन। अब नेक्स्ट देखो दीज प्लूरल है, दीज क्यों आया? क्योंकि ज्यादा पुस्तकें थी। दोज भी क्या है? प्लूरल है, तो क्या वन आ जाएगा? भाई मेरे को पक्का पता है ये वन किसके लिए आया है? बुक के लिए आया है। भाई मैंने यहाँ पे बुक्स लिखने की बजाय वन लिख दिया क्योंकि मैं प्रोनाउन यूज कर रही हूँ,
है ना, आप प्रोनाउन का टॉपिक कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे बुक्स की बजाय क्या लिख दिया, वन। तो क्या वन आएगा बच्चे? वन तो तब आएगा जब सिंगुलर होता, ऐसे। तो यहाँ पे वन का प्लूरल क्या होगा, वंस होगा, समझे? तो ध्यान रखेंगे, यदि चीजें सिंगुलर है तो हम सिंगुलर लगाएंगे, और यदि चीजें प्लूरल है तो हम प्लूरल यूज करेंगे। क्लियर? गॉट माय पॉइंट? तो ये था बच्चों आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, कुछ था ही नहीं। डेमोन्स्ट्रेटिव में 4 वर्ड याद रखने हैं। कौन कौन से? दिस, दैट, दिस, दोज। उसके बाद यदि सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर नाउन के रिपीटिशन से बचने के लिए दैट ऑफ, प्लूरल नाउन के रिपीटिशन से बचने के लिए दोज ऑफ। यदि सारी चीजें सिंगुलर चल रही है तो सिंगुलर आएगी, प्लूरल चल रही है तो प्लूरल आएगी। ये तो हमें पता ही है, सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप देखो, 4th टाइप पे आ गए हम। रेसिप्रोकल प्रोनाउन। 4th टाइप क्या है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब थोड़ा इजी पे चलते हैं। अब रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन का हिंदी में मीनिंग है परस्पर संबंधवाचक, ठीक है। हिंदी में मीनिंग क्या है? परस्पर संबंधवाचक। रेसिप्रोकल का मीनिंग क्या है बच्चे? परस्पर संबंधवाचक, ठीक है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन में 2 ही वर्ड याद रखने हैं हमें, एक ईच अदर, ठीक है, और एक वन अनदर। 2 ही वर्ड याद रखेंगे, ईच अदर और वन अनदर। अब जो ये ईच अदर और वन अनदर, परस्पर का मतलब क्या होता है? एक दूसरे से। तो यहाँ पे ईच अदर और वन अनदर दोनों का मीनिंग एक दूसरे से है। यदि दोनों का मीनिंग सेम है तो कुछ तो डिफरेंस रहेगा, भाई 2 चीजें हैं, कोई ना कोई डिफरेंस तो है। तो जो ये ईच अदर है, ईच अदर का यूज होगा 2 के लिए, फॉर 2, ठीक है, और वन अनदर का यूज होगा 2 से ज्यादा के लिए। ईच अदर का यूज होगा 2 के लिए और वन अनदर का यूज होगा 2 से ज्यादा के लिए, ठीक है। अब मैं 4-5 एग्जाम्पल लिख रही हूं। जैसे मैंने लिखा, राम एंड श्याम हेल्प्ड ब्लैंक लिटल चिल्ड्रन loved blank। Ram needs strike with blank the students bade farewell to blank, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चे ईच अदर और वन अनदर में से फील कराएंगे आप। देखो क्या है, राम एंड श्याम हेल्प्ड। अब राम और श्याम 2 ही बंदे हैं, 2 ही बंदों का जिक्र है, तो क्या आएगा? ईच अदर या वन अनदर? ईच अदर। तो फर्स्ट में क्या आएगा? ईच अदर, ठीक है। अब अगले में क्या है? लिटिल चिल्ड्रन लव्ड। अब छोटे बच्चे, चिल्ड्रन क्या है? प्लूरल है। 2 होता तो मैं ईच अदर लगा देती, अब 2 नहीं है लेकिन प्लूरल है, लिटिल है, इसका मतलब 2 से ज्यादा ही होंगे। 2 से ज्यादा होंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? वन अनदर, ठीक है। वी राम एंड श्याम हेल्प्ड ईच अदर, लिटिल चिल्ड्रन लव्ड वन अनदर। अब नेक्स्ट में क्या है? राम नीज स्ट्राइक विद ब्लैंक। जो राम के घुटने हैं वो टकराए एक दूसरे से। अब नीज का मीनिंग पता होना चाहिए बच्चे, ठीक है। कभी सोचो मैडम ने बताया नहीं घुटने 2 होते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा?
ईच अदर का यूज होगा। ठीक है, अब है द स्टूडेंट्स बेड फेयरवेल। जो स्टूडेंट है उन्होंने फेयरवेल बोला, एक दूसरे को अलविदा कहा। स्टूडेंट्स प्लूरल है, टू का जिक्र नहीं है, यानी दो से ज्यादा ही होंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वन अनदर। ठीक है, बी द स्टूडेंट्स बेड फेयरवेल टू वन अनदर। क्लियर, यानी रेसिप्रोकल प्रोनाउन तो बहुत इजी है, ईच अदर और वन अनदर दो ही वर्ड होंगे। ईच अदर का मतलब है दो के लिए, वन अनदर का मतलब है मोर देन टू, दो से ज्यादा के लिए। क्लियर, अब नेक्स्ट टाइप देखो बच्चे, फिफ्थ टाइप पे आ गए हम। फिफ्थ टाइप क्या है, अब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का क्या मतलब है, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब है बांटना। क्या है, बांटना। अब पूरी क्लास में मैं एक एक बच्चे की बात करूं तो क्या बोलूंगी, प्रत्येक बच्चा, बांट दिए मतलब प्रत्येक बच्चा। और प्रत्येक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ईच या एवरी, है ना। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में एक बार हिंदी में मीनिंग तो इसका विभागवाचक हो गया, बांटना। ठीक है, इसके अंदर आएंगे ईच, एवरी, ईदर, नीदर। ईदर बोलो आइदर बोलो एक ही बात है बच्चे, नीदर नाइदर दोनों यूज करते हैं। ईच, एवरी, ईदर, नीदर। ठीक है, अब सबसे पहले तो मुझे ईच और एवरी के बारे में ही पता होना चाहिए। क्यों, ईच और एवरी दोनों का मतलब प्रत्येक है, तो दोनों में कुछ तो डिफरेंस होगा, है ना। जो ईच है और एवरी है, दोनों का डिफरेंस क्लियर करते हैं हम। जैसे मैं क्लास में आई, मैंने एंट्री करी, सारे बच्चे खड़े हो गए, काम यूनिटी में हुआ होगा, काम यूनिटी में हुआ है तो मैं बोलूँगी एवरी स्टूडेंट। क्या बोलूँगी, एवरी स्टूडेंट। यूनिटी किसको दिखाएगा, एवरी को। आते ही मैंने मिठाई बांटनी शुरू कर दी, वो मैं इकट्ठा नहीं दे सकती, सबको अपनी अपनी मिलेगी, इंडिविजुअल। यदि चीजें इंडिविजुअल है, अलग अलग है, तो मैं बोलूंगी ईच स्टूडेंट। समझ आया क्या बोला मैंने, ईच, एवरी। ईच और एवरी में क्या डिफरेंस है, जो ईच है उसका यूज होगा इंडिविजुअल के लिए और एवरी दिखाता है यूनिटी, होल, सब के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। जैसे मैंने लिखा soldier saluted PM when he came। एक सेंटेंस तो ये है। एक लिखा मैंने PM gave soldier a medal। Blank soldier saluted PM when he came, PM gave soldier a medal। अब ईच और एवरी फिल करना है बच्चे। पहले में क्या आएगा भाई, प्रत्येक सोल्जर ने पीएम को सैल्यूट किया जब वो आए। इसका मतलब क्या है, काम यूनिटी में हुआ होगा, तो मैं क्या बोलूँगी, एवरी सोल्जर। ठीक है, क्या बोलेंगे, एवरी सोल्जर। लेकिन आगे क्या है, पीएम गेव ब्लैंक सोल्जर अ मेडल। अब जो पीएम है उन्होंने क्या किया, प्रत्येक सोल्जर को मेडल दिया है। अब एक बात बताओ, मेडल सबको अपना अपना मिलेगा, इंडिविजुअल, तो इंडिविजुअल के लिए क्या लगाएंगे, ईच लगाएंगे। ध्यान रखेंगे ईच और एवरी में क्या डिफरेंस है। ईच का यूज इंडिविजुअल के लिए और एवरी किसे दिखाएगा, यूनिटी को दिखाएगा। यहाँ पे एवरी सोल्जर और यहाँ पे ईच सोल्जर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, एवरी और ईच के तुरंत बाद हमेशा सिंगुलर नाउन का यूज होगा। ठीक है,
ईच और एवरी दोनों के बाद हमेशा क्या आता है, सिंगुलर नाउन आएगा, याद रखेंगे, ठीक है। ईच और एवरी के तुरंत बाद हमेशा क्या आता है, सिंगुलर नाउन आएगा। अब कई बच्चे ना एवरी के कॉन्सेप्ट में गड़बड़ कर देते, ईच का तो सबको पता होता है भाई सिंगुलर आएगा, एवरी को क्या समझते भाई ज्यादा होंगे तो सोल्जर्स लगा दे, नहीं। ईच और एवरी का यूज कैसे भी हुआ हो वो अपने साथ हमेशा सिंगुलर नाउन, सिंगुलर प्रोनाउन ही लेगा, ठीक है। चाहे एंड के साथ हो या कैसे ही हो, उनका यूज हमेशा कैसे होता है, सिंगुलर में होगा, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल देखो, मैंने लिखा ईच बॉय एंड ईच गर्ल has completed their work. Each boy and each girl has completed their work. नोट करना बच्चे, एंड आया है, नाउन है, दोनों से पहले ईच या एवरी आ जाए। मैंने आपको पहले भी बोला ईच और एवरी का यूज कैसे भी हुआ हो हमेशा सारी चीजें सिंगुलर होंगी। वर्ब तो सिंगुलर है हैज, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, दियर आ गया, गलत है। ईच बॉय एंड ईच गर्ल में हिज ही आएगा, सिंगुलर चीज आएगी। ईच बॉय एंड ईच गर्ल हैज कंप्लीटेड हिज वर्क, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, मैंने हर क्यों नहीं लगाया, गर्ल भी था, हर इसने नहीं लगाया, बच्चे पुरुष प्रधान देश है, मैन डोमिनेटेड सोसाइटी है, हमेशा जो मेल प्रोनाउन है ना उसी का यूज किया जाता है, ठीक है। तो ईच के बारे में ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब देखो यहां पे एक चीज और नोट करने वाली है, देखो ईच और एवरी क्या है, ईच और एवरी। यहां पे जो ईच है, ईच ऑफ, यदि ईच ऑफ आ जाए, एवरी ऑफ कभी भी नहीं होता, हम कभी भी एवरी ऑफ नहीं लिखेंगे, एवरी वन ऑफ। ईच ऑफ ठीक है, ईच वन ऑफ नहीं होता, ईच ऑफ ठीक है, लेकिन एवरी ऑफ कभी भी नहीं होगा, एवरी वन ऑफ होगा। अब एक बार इनके मीनिंग देखो, जो ईच ऑफ है ना उसका यूज दो या दो से ज्यादा के लिए होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, दो या दो से ज्यादा के लिए। लेकिन जो एवरी वन ऑफ है उसका यूज होता है तीन या तीन से ज्यादा के लिए, तीन बंदे हो, तीन या तीन से ज्यादा के लिए। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा बच्चे। ईच ऑफ दो या दो से ज्यादा के लिए और एवरीवन तीन या तीन से ज्यादा के लिए, हम मीनिंग याद रखेंगे, ठीक है। जैसे मैंने लिखा ईच ऑफ 10 pence इज कॉस्टली, ठीक है। एक लिखा मैंने सुनीता हैज 2 sons, everyone of his, one of them is naughty, ठीक है। ये दो सेंटेंस है। एरर देखेंगे, ईच ऑफ 10 pence इज कॉस्टली। अब मैंने देखा 10 पेन आया है, 10 पेन के साथ मैंने क्या लगाया, ईच लगाया, ठीक है। क्यों, क्योंकि ईच ऑफ का यूज दो या दो से ज्यादा के लिए होता है, यहाँ पे कोई गड़बड़ नहीं है। लेकिन सेकंड में क्या है, सुनीता हैज 2 sons, भाई सुनीता के 2 बेटे हैं और उनमें से दोनों क्या है, नोटी है। लेकिन मैंने 2 के साथ क्या लगाया, एवरीवन, क्या ये ठीक है?
अब देखो मैंने लिखा देखा भी एवरीवन ऑफ का यूज तो 3 या 3 से ज्यादा के लिए होगा, इसका मतलब यहाँ पे एवरीवन की बजाय क्या आएगा, ईच ऑफ देम आएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे एवरीवन ऑफ 3 या 3 से ज्यादा के लिए और ईच ऑफ का 2 या 2 से ज्यादा के लिए। क्लियर। अब देखो ईच एवरी हो गया, क्या बताया मैंने, ईच का यूज होगा इंडिविजुअल, एवरी दिखाएगा यूनिटी, दोनों अपने साथ हमेशा सिंगुलर, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब सारी चीज क्या लेंगे, सिंगुलर लेंगे। ठीक है, यदि मैं डिस्ट्रीब्यूट की बात करूं तो ईच ऑफ 2 या 2 से ज्यादा के लिए और एवरी वन ऑफ 3 या 3 से ज्यादा के लिए। अब वहां पे एक चीज थी आइदर ऑफ। ठीक है, आइदर ऑफ का मतलब है बच्चे 2 में से एक। आइदर ऑफ का मीनिंग क्या है, 2 में से एक। यदि मैं ज्यादा में से एक की बात करूं तो 1 ऑफ या एनी ऑफ। ज्यादा में से एक, हम छांटने का काम कर रहे हैं हम। ठीक है, 1 ऑफ, एनी ऑफ, ज्यादा में से एक। यदि मैं नाइदर ऑफ की बात करूं तो नाइदर ऑफ का मतलब है 2 में से एक भी नहीं, नेगेटिव सेंस। 2 में से एक भी नहीं। और यदि मैं ज्यादा में से एक भी नहीं की बात करूं तो बच्चे क्या आएगा, नन ऑफ। नन ऑफ का क्या मीनिंग है, ज्यादा में से एक भी नहीं। ठीक है, देखो बच्चे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में सबसे ज्यादा मैटर क्या करेगा, मीनिंग। हमें कॉन्सेप्ट मीनिंग क्लियर होना चाहिए हिंदी में। आइदर ऑफ का मतलब है 2 में से एक, 1 ऑफ का मतलब है ज्यादा में से एक, नीदर ऑफ का मतलब है 2 में से एक भी नहीं, नन ऑफ का मतलब है ज्यादा में से एक भी नहीं। यदि हमें मीनिंग पता है ना तो मैं देखो 3-4 सेंटेंस लिख रही हूँ, आप मेरे को ये बताना ठीक है या गलत है। बट उससे करने से पहले एक बात हम याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे, देखो आइदर और नाइदर सिर्फ तब आ सकता है यदि टू मेंशन हो। आइदर और नाइदर सिर्फ तब आएगा यदि टू मेंशन हो, अदरवाइज आइदर और नाइदर का यूज नहीं होगा। ठीक है, जैसे मैंने लिखा नन ऑफ हिज 2 sons looked after him. None of his 2 sons looked after him. ठीक है, जैसे either of them has gone to market. जैसे neither of 3 boys has eaten food. ठीक है, अब ये 3 सेंटेंस है बच्चों, हमारे आगे ये सारे मीनिंग हैं। उन मीनिंग को ध्यान में रखते हुए आप देखते हैं भी सेंटेंस ठीक है या गलत है। आई होप आपने कर भी लिया होगा, है ना। देखो नन ऑफ हिज 2 sons, अब मैंने देखा 2 आ गया भाई, क्या आया 2। अब 2 आया है तो या तो आइदर आएगा या नाइदर आएगा। मैंने तो नन लगा रखा है, गलत है। ठीक है, अब आइदर लगाए या नाइदर लगाए। मैंने देखा नन तो नेगेटिव सेंस, तो नेगेटिव सेंस का जोड़ा क्या है, नाइदर है, तो यहाँ पे आएगा नाइदर। नाइदर ऑफ हिज 4 sons लुक्ड आफ्टर, सॉरी 2 sons लुक्ड आफ्टर हिम। 2 को देखते ही मेरे को पता चल गया सेंटेंस में यहीं पे गड़बड़ है।
क्योंकि टू आया तो आइदर और नाइदर चाहिएगा मुझे, लेकिन यहाँ पे ना आइदर है ना नाइदर है, तो नन है, तो नन की जगह क्या लगाएंगे, नाइदर। क्लियर। नेक्स्ट देखो, आइदर ऑफ देम हैज गॉन टू मार्केट। अब मैंने देखा भाई यहाँ पे तो क्या आया है, आइदर आया है। आइदर आया है तो यहाँ पे टू होना चाहिए, है ना। मैंने देखा अभी देम, देम तो ज्यादा है, तो ज्यादा के लिए तो आइदर नहीं आएगा। अब ज्यादा के लिए आइदर की बजाय वन ऑफ या एनी ऑफ आएगा, तो यहाँ पे एनी या वन लगाएंगे। ठीक है, समझे भाई। ज्यादा है देम, ज्यादा है तो क्या आएगा, या तो ये वाला या ये वाला। फिर मैंने देखा आइदर का जोड़ा तो वन ऑफ या एनी ऑफ है, तो यहाँ पे वन या एनी आएगा। ठीक है, अब थर्ड पे चलो, नाइदर ऑफ 3 बॉयज हैज ईटन फूड। अब मैंने देखा 3 है, 3 है तो आइदर और नाइदर तो नहीं आएगा। आइदर और नाइदर तो सिर्फ तब आएगा जब 2 हो, तो 3 है, नेगेटिव सेंस में 3 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, नन आएगा। क्या आएगा, नन आएगा। क्लियर। तो इजी था। क्या बताया मैंने, ईदर ऑफ 2 में से एक, वन ऑफ एनी ऑफ ज्यादा में से एक, नीदर ऑफ 2 में से एक भी नहीं, नन ऑफ ज्यादा में से एक भी नहीं, नीदर ऑफ हिज 2 सन्स लुक्ड आफ्टर हिम। ये एग्जाम्पल क्लियर किए मैंने। ठीक है, अब बच्चे एक चीज बताओ, मैंने लिखा वन ऑफ द बॉय, सिर्फ इतना, क्या ये ठीक है। वन ऑफ द बॉय, भाई लड़के में से एक, भाई हम छांटने का काम कर रहे हैं, और यहाँ पे बॉय का मतलब क्या है, सिंगुलर है, एक लड़का। क्या एक में से एक छटेगा, नहीं ना। यानी एक चीज तो कंफर्म है, क्या, कि भाई छांटने के लिए मेरे को कम से कम 2 चीजें चाहिए, है ना। यानी यहाँ पे क्या आएगा, बॉयज आएगा। भाई वन ऑफ द बॉयज, लड़कों में से एक, भाई ज्यादा लड़के से उसमें से मैंने एक को छांट लिया। यदि मैं अकेला बॉय लिखती हूं तो इसका मतलब एक में से एक को छांट लिया, बात नहीं बनी ना यहाँ पे। तो वन ऑफ द बॉयज का मतलब क्या है, लड़कों में से एक। यानी एक कॉन्सेप्ट तो क्या हुआ, यदि किसी भी सेंटेंस में वन ऑफ आ जाए, नीदर ऑफ आ जाए, ईदर ऑफ आ जाए, एनी ऑफ आ जाए, नन ऑफ आ जाए, ईच ऑफ आ जाए, ऑफ की सेंस आ जाए, मतलब एवरीवन ऑफ आ जाए। यदि किसी भी सेंटेंस में ये चीजें हैं तो इनके तुरंत बाद, इनके तुरंत बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन होगा वो क्या चाहिए, मुझे प्लूरल चाहिए भाई। नाउन या प्रोनाउन क्या होगा, प्लूरल होगा, जो तुरंत बाद आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये क्लियर है ना, वन ऑफ द बॉयज, भाई लड़कों में से एक, यानी इसके तुरंत बाद जो भी चीज आएगी वो प्लूरल होगी। लेकिन अब ये क्या है, वन ऑफ द बॉयज, भाई लड़कों में से एक ने अपना काम पूरा किया है। अब मेन सब्जेक्ट बॉयज है या एक बंदा है, क्या बोला मैंने, लड़कों में से एक ने अपना काम पूरा किया है, एक ने। मेन सब्जेक्ट मेरा क्या है, एक है। यानी बाद में जो भी वर्ब आएगी और जो भी प्रोनाउन आएगा वो क्या होगा, सिंगुलर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, लेकिन बाद में वर्ब प्रोनाउन, बाद में वर्ब और प्रोनाउन क्या होंगे, सिंगुलर होंगे। मैं यहाँ पे हैव नहीं कर सकती, हैव गलत हो जाएगा। क्या आएगा, हैज ही आएगा। ठीक है, दोबारा देखो, वन ऑफ, एनी ऑफ, इनके तुरंत बाद जो भी चीज आएगी वो क्या होगी, प्लूरल, क्योंकि छांट रहे हम, एक में से एक नहीं छटती। लेकिन छाट ली, एक चीज को मैंने छाट लिया तो एक चीज यानी सिंगुलर,
तो वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर, और आगे जो प्रोनाउन आएगा वो भी क्या होगा, सिंगुलर। ठीक है, तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन था बच्चे। ठीक है, थोड़ा सा क्या है, टफ है, टफ भी नहीं बोल सकते, समझने के बाद तो आपको समझ ही आ गया होगा, बट थोड़ा ध्यान में रखेंगे, पेपर के कॉन्सेप्ट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब नेक्स्ट टाइप देखो बच्चे, 6 पे आ गए हम। अब कर रहे हैं आप हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन इजी है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है। इंटेरोगेटिव का मतलब क्या है, प्रश्नवाचक। ठीक है, इंटेरोगेटिव का मतलब क्या है, प्रश्नवाचक। इंटेरोगेटिव साइन नहीं होता, प्रश्नवाचक। इंटेरोगेटिव का मतलब क्या है बच्चों, यदि हम डेफिनेशन की बात करें तो इंटेरोगेटिव का मतलब है WH फैमिली का यूज होगा। क्वेश्चन पूछने के लिए हम WH फैमिली ही लगाते हैं। हु आर यू, व्हाट इज योर नेम, वेयर डू यू लिव, है ना। WH फैमिली आएगी, लेकिन WH फैमिली किसके साथ आएगी, साइन ऑफ इंटेरोगेशन के साथ आएगी, क्वेश्चन मार्क के साथ आएगी, क्वेश्चन पूछने का काम करेगी। ठीक है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है, प्रश्नवाचक, WH फैमिली विद साइन ऑफ इंटेरोगेशन। अब WH फैमिली के मेंबर कौन कौन से हैं, देखो, व्हेन, वेयर, वाई, हु, हुज, होम, विच, वट, हाउ। ये सारे क्या है बच्चे, WH फैमिली के मेंबर हैं। व्हेन, वेयर, वाई जो WH से स्टार्ट होंगे, हाउ भी WH फैमिली का मेंबर है, बस थोड़ा उल्टा है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे WH फैमिली विद साइन ऑफ इंटेरोगेशन। अब WH फैमिली में क्या है, देखो बच्चे, हम वैसे तो ये 8-9 है, लेकिन हमें मीनिंग देखो, एक तो हु का पता होना चाहिए, एक होम का, एक हुज का, और एक विच का। हमें इनके मीनिंग अच्छे से पता होने चाहिए बच्चे। ठीक है, हु, होम, हुज और विच। अब मैं इन 4 को ही क्यों बता रही हूं, क्योंकि हमें पता व्हेन टाइम के लिए आएगा, वेयर प्लेस के लिए आएगा, वाई रीजन के लिए आएगा, कारण के लिए। तो हमें मोस्टली किन का पता होना चाहिए, हु, हुम, हुज और विच। अब हु का मतलब क्या है, हु का यूज करते हैं हम सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए। किसका यूज करते हैं सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए, हु का। होम का यूज होगा ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए। ठीक है, हुज का यूज होगा ओनर, मालिक का पता लगाने के लिए। और विच का यूज होगा जब हम ज्यादा में से एक का चुनाव करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, तो वहां पे क्या आएगा, विच आएगा। विच का यूज होगा ज्यादा में से एक के लिए, ज्यादा में से एक का चुनाव। ठीक है, ज्यादा में से एक के चुनाव के लिए हम क्या यूज करेंगे, विच यूज करेंगे। हु का यूज होगा सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए, होम का यूज होगा ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए, हुज का यूज होगा ओनर का पता लगाने के लिए, और विच का यूज होगा जब हम ज्यादा में से एक का चुनाव करते हैं, फिर क्या आएगा, विच आएगा। ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये भी पता होना चाहिए सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट का मतलब है, यदि हम सिंपली बात करें तो देखो, हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। यहाँ पे वर्ब का मतलब है मेरा मेन वर्ब से। ठीक है, यानी मेन वर्ब से पहले वाली चीज क्या होगी, सब्जेक्ट, और मेन वर्ब के बाद वाली चीज क्या होगी, ऑब्जेक्ट। वैसे सब्जेक्ट होता है जिसका व्हाट और हु से आंसर आए, क्या और किसको। ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट का पता कैसे लगाते हैं, व्हाट और हुम से आंसर आए।
अब इन दोनों वर्ड में ये डिफरेंस है, सब्जेक्ट से पहले होगा तो सब्जेक्ट, वर्ब से पहले होगा तो सब्जेक्ट होगा और वर्ब के बाद होगा तो ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, वैसे आप इस स्ट्रक्चर की बजाय एक बार ये चीज याद रखो, इजी रहेगा। क्या मेन वर्ब से पहले वाली चीज क्या होगी? सब्जेक्ट होगी, और मेन वर्ब से बाद वाली चीज क्या होगी? ऑब्जेक्ट होगी। ठीक है, अब देखो बच्चे, ये चीज क्लियर हुई। अब मैं आपको एग्जांपल देखो, एग्जाम्पल लिख रहे हैं पापा इसके। अब मैं 7-8 एग्जाम्पल लिख रही हूँ, आपके माइंड में है। हु का यूज कैसे होगा? सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए। होम का यूज होगा ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए। हुज का यूज होगा ओनर, मालिक का पता लगाने के लिए। और जब ज़्यादा में से एक का चुनाव करना है तो क्या आएगा? विच आएगा। ठीक है, अब देखो मैंने लिखा Have you invited? Do you like? Is calling you? Are you calling? Book is this? Is your son in the crowd? Is your son is the easiest languages? ठीक है, ये सेंटेंस है बच्चे। इसमें जो हमने हु, हुज, हुम, विच बोला वो 4 ही ऑप्शन होंगे, उनमें से फिल करने हैं। तो पहले में क्या आएगा बताओ, क्या है पहले में? देखो हैव यू इनवाइटेड। अब देखो हु, WH फैमिली हु और हुम भरना है, सीधी सी बात है। मेरा पहला काम है मेन वर्ब पे अंडरलाइन करना। मेन वर्ब क्या है? इनवाइटेड। ठीक है जाओ तो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, मेन वर्ब क्या है? इनवाइटेड। अब मैंने चेक किया, मेन वर्ब से पहले वाली चीज क्या होगी? सब्जेक्ट। और मेन वर्ब के बाद वाली चीज क्या होगी? ऑब्जेक्ट। क्या इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है? नहीं है। यानी किसका पता करना है? ऑब्जेक्ट का। और ऑब्जेक्ट का पता किससे करते हैं? whom से। किससे करेंगे? whom से। whom have you invited? क्लियर? नेक्स्ट देखो, ब्लैंक डू यू लाइक। अब फिर हमारा पहला काम क्या है? मेन वर्ब पे अंडरलाइन करना। मेन वर्ब क्या है? लाइक। मेन वर्ब से पहले क्या होगा? सब्जेक्ट। मेन वर्ब के बाद क्या आता है बच्चे? ऑब्जेक्ट। क्या ऑब्जेक्ट है? नहीं है। तो ऑब्जेक्ट का पता किससे लगाएंगे? whom से। ठीक है, अब इज कॉलिंग यू। देखो बच्चे, कॉलिंग क्या है? मेन वर्ब। मेन वर्ब के बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। क्या सब्जेक्ट है? नहीं है। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? हु। सब्जेक्ट का पता किससे लगाते हैं? हु से। आर यू कॉलिंग। अब मैंने देखा कॉलिंग क्या है? मेन वर्ब। मेन वर्ब से पहले सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। क्या ऑब्जेक्ट है? नहीं है। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? whom। अब देखो दोनों में डिफरेंस, यहाँ पे हु इज कॉलिंग यू और यहाँ पे whom आर यू कॉलिंग। ठीक है, हिंदी मत बनाना जोर किसको, बस ध्यान रखेंगे। बुक इज दिस। यह पुस्तक किसकी है? मालिक का पता, हुज। इज योर सन इन द क्राउड।
भाई भीड़ में तुम्हारा बेटा कौन है, भीड़ में तुम्हारा बेटा कौन है। तो यहाँ पे भीड़ की बात है, ज्यादा में से एक का चुनाव है, ज्यादा में से एक का चुनाव है, तो यहाँ पे क्या आएगा, विच। अब कई बच्चे क्या करते हैं, भाई भीड़ में तुम्हारा बेटा कौन है, कौन को तो इंग्लिश में हु बोलते हैं, है ना, ऐसे ही बोलेंगे। लेकिन जब ज्यादा में से एक का चुनाव करना है तो यहाँ पे क्या आएगा, विच आएगा। एज योर सन, अब यहाँ पे हु आ जाएगा, डायरेक्ट पूछ रखा भी तुम्हारा बेटा कौन है, ठीक है। इज द इजीएस्ट लैंग्वेजेज, भाई सबसे इजी लैंग्वेज कौन सी है। अब यहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेज थी, लैंग्वेजेज ज़्यादा थी, वहाँ पे हम एक का सिलेक्शन कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, विच आएगा, ज़्यादा में से एक का चुनाव, ठीक है। यानी यहाँ पे हमें एक नई बात और पता चली, क्या, देखो बच्चे, जब इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में हम विच की बात करते हैं, तो जो विच है वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की बात कर रहे हैं हम, वो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए यूज होगा, ठीक है। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में जो विच है वो सजीव और निर्जीव दोनों के लिए यूज होता है। अब देखो, इस सेंटेंस में बेटे के बारे में पूछा है, यहाँ पे लैंग्वेज के बारे में पूछा है, ठीक है। तो जो विच है वो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए यूज होगा। क्लियर। तो ये था बच्चे आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन।